नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सी आउट के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम आउटपुट स्क्रीन पर किसी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं या हम आउटपुट स्क्रीन पर किस तरह से किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि अगर हमें यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी हो तो यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम यहाँ किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज में जब हमने पढ़ा था तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए, मतलब यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल किया था। मेरे दोस्तों, जरा याद करो कौन सा था वो फंक्शन। उस फंक्शन का नाम था स्कैनएफ फंक्शन। अब यहाँ C++ के अंदर हमें वैल्यू इनपुट कराने के लिए एक और फैसिलिटी मिली है जिसका कि नाम है Cin ऑब्जेक्ट, और इस Cin ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है एक ऑपरेटर जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अब आइए हम एक प्रोग्राम के जरिए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम यूजर से वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। किसी वेरिएबल के अंदर हम यूजर से वैल्यू को इनपुट करवा के किस तरह से हम स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पर इस चीज को अब हम समझने जा रहे हैं एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए। अब चलिए दोस्तों, Cin और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का उपयोग समझने से पहले हम थोड़ी पुरानी यादों के पन्नों को पलट लेते हैं। हम जरा याद कर लेते हैं कि जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे तो उस समय हम यूजर से इनपुट किस तरह से लिया करते थे। तो दोस्तों, अगर हम पुरानी यादों के पन्नों को पलटते हैं तो आप जरा देखिए, यहाँ पर ये एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम यूजर से इनपुट करवाने के लिए जिस फंक्शन का बड़ी ही बेबाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं उस फंक्शन का नाम है दोस्तों स्कैनएफ फंक्शन। तो यहाँ इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो इस प्रोग्राम के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे तो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसका कि नाम है x, जिसका कि टाइप है इंट। तो मेमोरी में एक x नाम के वेरिएबल का जन्म ले लेना लाजमी है। यहाँ पर मान लेते हैं इसका कुछ एड्रेस है 1000, और ये किसी वैल्यू से इनिशियलाइज होगा क्या दोस्तों? जी हाँ, होगा। हमने नहीं किया इनिशियलाइज, पर फिर भी ये एक वैल्यू से इनिशियलाइज होता है जिसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, क्योंकि हमारा ये जो वेरिएबल x है ये कौन सी स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है? यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। अगर आप स्टोरेज क्लासेस को भूल रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पुरानी यादों के पन्नों को पलट लीजिए और स्टोरेज क्लासेस को आप देख लीजिए। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको वो लेक्चर नंबर मिल जाएगा जिस लेक्चर नंबर के अंदर हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जिक्र किया था। अब दोस्तों, इसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम printf फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, एंटर एन इंटीजर। इस मैसेज को पढ़ के यूजर के दिमाग के गधे घोड़े बनकर दौड़ेंगे और उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे एक इंटीजर वैल्यू एंटर करना है यहाँ पर। तो आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज हूबहू छप जाएगा यहाँ। तो साथियों, आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मैसेज हूबहू प्रिंट हो गया। हाँ, यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्पेस भी दिया है। अब इसके बाद आप देखिए, स्कैनएफ फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया है। तो ये स्कैनएफ फंक्शन क्या काम करता था साथियों? यूजर से जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी, जो भी वैल्यू यूजर कीबोर्ड के माध्यम से एंटर करेगा, उस वैल्यू को ये स्कैनएफ फंक्शन इस वेरिएबल x में असाइन कर देगा। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको ठहरा हुआ सा नजर आता था क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन आपको यहाँ रोक लिया करता था। वो कहता था कि भाई एक वैल्यू इंटर कर, किस टाइप की वैल्यू इंटर कर? तो जरा देखिए, डबल कोट्स के बीच में हमने क्या लिखा है यहाँ पर? परसेंटेज डिफॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसका की मतलब है कि भाई एक इंटीजर वैल्यू को इंटर करो। तो यहाँ स्कैनएफ फंक्शन की क्या चाहत है दोस्तों? ये स्कैनएफ फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहता है। इसकी ख्वाहिश क्या है कि ये एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। तो यहां से दोस्तों हम एक इंटीजर वैल्यू को एंटर कर देते हैं। मान लीजिए हमने इंटीजर वैल्यू एंटर की 5।
अब जैसे ही हमने यहाँ पर 5 टाइप किया होता था कीबोर्ड से और जैसे ही एंटर की प्रेस करते थे तो ये 5 कहाँ चला जाता था, इस वेरिएबल x में चला जाता था। यहाँ पर इसके फंक्शन का जो फॉर्मेट होता था वो कुछ इस तरह से होता था दोस्तों कि यहाँ पर आपको वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलता था, यहाँ हमें वेरिएबल का पास करना पड़ता था एड्रेस। हमें लिखना पड़ता था m%x। सीधा सीधा हम x यहाँ नहीं लिखते थे, जिस भी वेरिएबल में हम वैल्यू एंटर करवाते थे तो उसका हम एड्रेस यहाँ इस स्कैनफ फंक्शन के अंदर पास किया करते थे। तो अब क्या होगा, ये जो 5 है इस 5 को ये स्कैनफ फंक्शन निगल लेगा और किसके पास भेज देगा, वेरिएबल x के अंदर जाकर स्टोर कर देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों x की वैल्यू हो गई है 5। अब आते हैं अगली लाइन पर। तो इस printf के जरिए आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट हो जाने वाला है। क्या मैसेज प्रिंट हो जाने वाला है, तो जरा देखें, यहाँ डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है पहले स्लेशन, ताकि अगली लाइन में हमें आउटपुट नजर आए, थोड़ा सा खूबसूरत आउटपुट नजर आए। तो यहाँ प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ x इज, ये तो हूबहू प्रिंट होगा। फिर इसके बाद साथियों जरा गौर फरमाए, यहाँ लगाया हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और इस %d की जगह पर प्रिंट हो जाएगी x की वैल्यू। और x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई 5, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इज 5 और इसके बाद हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है मुकम्मल। अब चलिए दोस्तों इस ही कारनामे को हम यहाँ अंजाम कैसे देंगे, सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ भी आप देखेंगे हूबहू वही प्रोग्राम है, पर यहाँ कुछ तब्दीलियां हमने कर दी। जहां हम printf का इस्तेमाल कर रहे थे उस प्रोग्राम में, अब यहाँ हम cout का इस्तेमाल कर रहे हैं। और cout के साथ तो आपको पता ही है इंसर्शन ऑपरेटर यूज होता ही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है इन दोनों का साथ, जैसे दाल और बाटी का साथ होता है। उसी तरह से यहाँ आप अगर देखेंगे तो हम वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों। अब यहाँ C++ में हमारे पास स्कैनफ फंक्शन का एक और अल्टरनेटिव मौजूद है और जिसे कहते हैं हम सी इन, और इसके साथ जो यूज होता है तो वो यूज होता है ये वाला ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। याद करें इस ऑपरेटर को आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम C लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त ये ऑपरेटर एज ए बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। आज आपको इस ऑपरेटर का एक दूसरा अवतार देखने को मिल रहा है, एक नए अवतार में ये ऑपरेटर आपको नजर आ रहा होगा और इस ऑपरेटर का जो नाम है यहाँ पर वो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो चलिए समझते हैं किस तरह से प्रोग्राम काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपको तो पता ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही मेमोरी में एक x नाम के वेरिएबल का जन्म होगा। इस वेरिएबल का टाइप है इंटीजर, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1000, है ना, कुछ भी हो सकता है एड्रेस, पर हमारी सहूलियत के लिए हमने 1000 मान लिया दोस्तों। अब जरा देखिए यहाँ पर अगली लाइन में, तो यहाँ पर अब cout के जरिए आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराया जा रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है cout और फिर cout के आगे हमने लगाया है ये इंसर्शन ऑपरेटर और फिर डबल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है एंटर एन इंटीजर। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है ये गलती से आ गया दोस्तों, वो आदत छूटी नहीं थी, तो ये जो पैरेंथेसिस है ये यहाँ नहीं आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने हमारी गलती को सुधार लिया। अब जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जरा बताएं क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज हूबहू प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज हूबहू प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया है ताकि कर्सर हमारा थोड़ा एक पोजीशन आगे आएगा, ताकि जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना तो वो वैल्यू सीधा इस R के जस्ट आगे एंटर होती हुई नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा इनमें, तो आपको भी लुक एंड फील अच्छा आएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब जरा आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है मेन लाइन, यहाँ पर हम सी इन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर।
अब दोस्तों मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि क्या ये सीन एक फंक्शन है क्या? भाई स्कैनफ तो एक फंक्शन था, अब क्या ये सी इन भी एक फंक्शन है क्या? तो साथियों इसका जवाब है जी नहीं, सी इन एक फंक्शन नहीं है। सी इन क्या है? सी इन एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह के सवालात आपके जहन में उठ रहे होंगे, और इस तरह के सवालों का आपके जहन में उठना है बिल्कुल ही लाजमी, जायज़ है दोस्तों। पर अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इस बात को आप कर दीजिए किनारे और इसे कड़वा घुट समझकर बस आप पी जाइए कि सी इन एक ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अभी हमें नहीं मालूम। ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे जाकर दिल खोल कर चर्चा करेंगे। तो ये सी इन यहां पर एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है जिसको ऐसा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों हम इस स्टेटमेंट को यहां जूम कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिहाज से। तो यहां हमने लिखा है सी इन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। तो साथियों यहां पर ये जो ऑपरेटर है इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या फिर इसी ऑपरेटर का एक नाम और है जो है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो ये एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है, जैसे कि हमारा इंसर्शन ऑपरेटर भी ओवरलोडेड ऑपरेटर था, उसी तरह से ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है यहाँ पर ये भी ओवरलोडेड ऑपरेटर है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा अब ये प्रोग्राम ठहर सा जाएगा। क्यों ठहरा हुआ है? क्योंकि इस सीन को इंतजार है, इसको इंतजार है कि यूजर एक वैल्यू इंटर करेगा और उस वैल्यू को ये सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मिलकर कहां पहुंचा देंगे? वेरिएबल एक्स के पास पहुंचा देंगे। तो यहां से अब हम एक वैल्यू इंटर कर देते हैं। तो यहां हमने एक वैल्यू इंटर की 5। अब जैसे ही हमने यहां पर 5 टाइप किया और उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इस 5 को पहुंचा दिया जाएगा इस वेरिएबल x के पास। तो इस x में जाकर स्टोर हो जाएगा 5। अब यहां दोस्तों आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे सीन और स्कैनफ के बीच में। पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? स्कैनफ एक फंक्शन है जबकि सीन एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। स्कैनफ फंक्शन के साथ कोई ऑपरेटर काम नहीं करता, पर यहां इस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सीन के साथ एक ऑपरेटर काम करता है जिसका कि नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। स्कैनफ फंक्शन के अंदर हमें जिस भी टाइप की वैल्यू इनपुट कराना होती थी यूजर से, तो उस टाइप के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है। इस सीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमें यहाँ कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ी ही आसानी हो गई दोस्तों यहाँ पर भी। जैसे कि प्रिंटफ और सी आउट के बीच में हमने देखा था डिफरेंस। प्रिंटफ के साथ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता था, सी आउट के साथ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। उसी तरह से स्कैनफ के साथ आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है, पर सीन के साथ आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने का कोई झंझट नहीं है। तो आपको यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सहूलियत है। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस स्कैनफ के अंदर जब हमें जिस भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करानी थी, यहाँ हमें x नाम के वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करानी थी, तो इस x को हमने कैसे लिखा? m% ऑपरेटर के साथ, है ना। ऐसा हमको लिखना पड़ता है, ये इसका फॉर्मेट है। तो हमें इस फॉर्मेट को मानना पड़ता है, यहां उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ता है। पर सीन के साथ ऐसा नहीं है। सीन के साथ आपको यहां जिस भी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का एड्रेस पास करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम? तो बस उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी एक सहूलियत हुई, ये भी एक यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी मिल रही है।
तो आप सीधा सीधा अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो आप ये समझ पाएंगे कि सीन को इस्तेमाल करना है ज़्यादा आसान स्कैनएफ के कंपैरिजन में। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। तो जैसे ही ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ज़रा बताएं क्या प्रिंट होना चाहिए। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं सी आउट के ऊपर, तो आपको सही जवाब देना होगा कि जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, है ना। इसका सही जवाब आपको गैस करना है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप जरा देखिए, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, जो कुछ भी हमने यहाँ डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये हूबहू प्रिंट होगा। तो स्लेशन यानी कि नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, तो ये हूबहू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एक आप स्पेस जरूर दे दें छोटा सा, ताकि आपका कर्सर एक पोजीशन आगे रहे, तो जो कुछ भी प्रिंट होगी वैल्यू वो थोड़ी सी आगे एक स्पेस के बाद आपको प्रिंट होती हुई नजर आएगी। यहाँ आपको शायद स्पेस दिख नहीं रहा होगा, पर आप जब प्रोग्राम टाइप करें तो यहाँ एक छोटा सा स्पेस दें। किसके बाद, एस के बाद। एस और डबल कोट्स के बीच में, जहाँ आपका डबल कोट्स क्लोज हो रहा है, इसके बीच में आप एक स्पेस जरूर दें। तो दोस्तों यहाँ से प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ एक्स इज। फिर इसके बाद यहाँ हमने लगाया इंसर्शन ऑपरेटर और फिर लिख दिया है सीधा सीधा x, है ना। आपको दोस्तों ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर x की जगह पर x नहीं आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। यहाँ होना चाहिए था वैल्यू ऑफ 5 इज। तो यहाँ दोस्तों x सीधा सीधा ही प्रिंट होगा, x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस x को डबल कोट्स में लिखा है, ये x इस पूरी स्ट्रिंग का पार्ट है, तो यहां x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, x हूबहू प्रिंट हो जाएगा। अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो वो कैसे प्रिंट कराएंगे, ऐसे इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे दोस्तों, सीधा सीधा बस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो जिसका कि क्या मतलब होगा, x हूबहू यहां प्रिंट नहीं होगा, x की प्रिंट होगी वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, 5। तो यहां से प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ x इज 5, और उसके बाद है रिटर्न 0, और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ मुकम्मल। तो साथियों अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ये C++ में हमें एडवांटेज है। सी आउट और सी इन हमारे लिए यहाँ पर सौगात है, नई मिली है, जो हमें C++ के अंदर, सी में ये फैसिलिटी नहीं थी। तो ये एक तरह से यहाँ C++ की एडवांटेजेस में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मैसेज को प्रिंट कराने से लेकर किसी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट कराने तक के कामों को कर दिया है सिंपल, आसान। अब चलिए दोस्तों सी इन को थोड़ा और करीब से हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी, सी इन इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। इट करस्पॉन्ड्स टू स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड होती है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या है, वो है कीबोर्ड। तो ये हुआ दोस्तों सीन का एक पूरा परिचय। अब चलिए दोस्तों थोड़ी बात हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की भी कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा, जिसका कि ये सिंबल है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स इनपुट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल ऑन इट्स राइट। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। कौन सी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो भी वैल्यू कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं उस वैल्यू को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता है। एक तरह से हिंदी में अगर हम समझे एक्सट्रैक्ट करने का मतलब, तो खींच लेता। कीबोर्ड से जो भी वैल्यू हम इनपुट देते हैं उस वैल्यू को खींच लेता है और असाइन कर देता है टू द वेरिएबल ऑन इट्स राइट। तो इस चीज को हम इस खूबसूरत सी तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका कि नाम है a, इसे आपने डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा a नाम का। इसका कुछ एड्रेस होगा, हम मान लेते हैं 1000 इसका एड्रेस है।
फिर यहाँ अगला इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो स्टेटमेंट, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब आपका प्रोग्राम यहाँ ठहर सा जाएगा, क्योंकि ये जो सीन है ये इंतज़ार कर रहा है कि आप कोई वैल्यू कीबोर्ड से टाइप करें। तो जब आप कीबोर्ड से वैल्यू को टाइप करेंगे, अब जैसे कि यहाँ इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको इनपुट में लेना है, क्योंकि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, तो कीबोर्ड से यहाँ आप एक इंटीजर वैल्यू को टाइप करेंगे। तो ये जो सीन है ये एक तरह से यहाँ इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके द्वारा टाइप की गई वैल्यू, जो भी आप वैल्यू कीबोर्ड से टाइप करेंगे उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब खींच लेगा। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसके नाम से ही इसका काम जाहिर हो रहा है दोस्तों। एक्सट्रैक्शन जो कर ले, जो खींच ले, निकाल ले। तो ये जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, मान लीजिए आपने कीबोर्ड से टाइप किया एक इंटीजर 5, तो ये उस 5 को खींच लेगा और खींच कर कहाँ स्टोर कर देगा, जो भी वेरिएबल इसके राइट में, जो भी वेरिएबल इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है सी इन, फिर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके राइट में लिखा हुआ है वेरिएबल ए का नाम। तो जो भी वैल्यू हमने कीबोर्ड से टाइप की उसे इसने खींच कर पहुंचा दिया जो भी वेरिएबल इसके राइट में है, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो इसके राइट में है वेरिएबल ए, तो वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो जाएगा 5। तो इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे कि इसका नाम उन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ही क्यों सोचा, क्योंकि जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है और पहुंचा देता है उस वेरिएबल तक जो भी इसके राइट में लिखा होता है। अब दोस्तों अगर हम पुरानी यादों के पन्नों को पलटें तो ज़रा आप याद करें इस ऑपरेटर को, जिसे कि हम यहाँ नाम दे रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसे कि हमने यहाँ नाम दिया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कुछ देखा देखा सा लगता है, कुछ याद दिलाता है हमें। ये कुछ पुरानी यादों के अगर हम पन्ने पलटे तो हमें याद आता है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उस समय हमने जिक्र किया था इस ही ऑपरेटर का, पर वहाँ इस ऑपरेटर को हमने क्या नाम दिया था दोस्तों, वहाँ हमने इसको नाम दिया था बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो वहां ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया करता था, वहां पर ये बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया करता था। तो अगर आप भूल गए हैं कि क्या होता था बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वक्त आप स्क्रीन के बॉटम में उस लेक्चर नंबर को देख पाएंगे जिस लेक्चर नंबर में हमने ये डिस्कस किया था कि बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह से ये अपना जलवा दिखाता है, किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में आपको बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की वर्किंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इन C++ इट कैन स्टिल बी यूज्ड एज बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब दोस्तों C++ में हमने इस ऑपरेटर को जो नाम दिया है तो वो नाम हमने दिया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो क्या C++ में ये ऑपरेटर हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा क्या? तो इसका जवाब है जी नहीं दोस्तों, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह भी काम कर सकता है और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह भी काम कर सकता है। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग ऑपरेटर की तरह काम कर सकता है। कहीं पर ये सिचुएशन के मुताबिक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बन जाएगा और कहीं पर अलग सिचुएशन में अलग कंडीशन में ये बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बन जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आगे जाकर हम बहुत गहराई से ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे, इसलिए अगर अभी आपको ये चीज़ परेशान भी कर रही है कि क्या है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आने वाले लेक्चर्स में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, हमारे मन में इस सवाल का उठना लाजमी है कि फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है या बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसे हम क्या समझें।
कब ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, कब ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह काम करेगा, आखिर ये है क्या। तो अभी हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो यहाँ हम एक प्रोग्राम लिखते हैं C++ के अंदर, और उस एक ही प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये ऑपरेटर दोनों ही किरदारों में नजर आ रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। अब आइए इसके एग्जीक्यूशन पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में जन्म होगा दो वेरिएबल्स का, जो कि होंगे इंटीजर टाइप के। एक वेरिएबल का नाम होगा a और दूसरे का होगा x। तो मेमोरी में इस तरह से दो वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a का जो एड्रेस है वो है 1000 और x का एड्रेस हम अज्यूम कर लेते हैं 2000। अब अगला इंस्ट्रक्शन ज़रा देखिए। अगला इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इंटर एन इंटीजर। अब इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद एग्जीक्यूट होगा ये वाला इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम को रोक कर रखेगा, फर्दर आगे एग्जीक्यूशन को बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है हमने सी इन, और सी इन के साथ लगाया है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर हमने लिखा है वेरिएबल ए का नाम। तो यहाँ सी इन की कुछ चाहत है। क्या है इसकी चाहत? ये चाहता है कि आप एक वैल्यू इंटर करें, और वैल्यू आपको किस तरह की इंटर करनी होगी। तो क्योंकि जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करवाने जा रहे हैं वो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो आप यहाँ से इंटर करेंगे एक इंटीजर वैल्यू। तो साथियों, मान लेते हैं हमने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दी है 18, और जैसे ही हम 18 को टाइप करेंगे कीबोर्ड से और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस वैल्यू को करेगा एक्सट्रैक्ट और पहुंचा देगा कहाँ, वेरिएबल ए के अंदर। तो वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो जाएगा 18। अब दोस्तों यहाँ आप गौर फरमाएं, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसे मैं जूम कर लेता हूँ। अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें जिसमें हमने लिखा है सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, तो यहाँ अगर आप गौर फरमाएं इस ऑपरेटर के साथ, यहाँ पर ये ऑपरेटर है हमारा, तो इस ऑपरेटर के साथ अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, इसका लेफ्ट ऑपरेंड देखेंगे, तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है एक ऑब्जेक्ट सी इन। इट्स एन ऑब्जेक्ट, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट सी इन। तो इसका लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, तो इसका लेफ्ट ऑपरेंड है एक ऑब्जेक्ट जो कि है सी इन विच इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सूरत में कि जब इस ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड सी इन ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑपरेटर कैसा एक्ट करेगा, तो इट विल एक्ट एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इट विल एक्ट एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हियर। अब चलिए साथियों अगले इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। अब यहाँ हम इस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा जूम कर रहे हैं साथियों। यहाँ हमने लिखा है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लिखा है वेरिएबल ए, फिर ऑपरेटर हमने लगाया है ये वाला, फिर लिखा है 1 और लगाया हमने सेमीकोलन। अब जरा यहाँ गौर फरमाइएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर का जो लेफ्ट ऑपरेंड है जरा उस पर नजर डालें दोस्तों। तो इसका लेफ्ट ऑपरेंड क्या है दोस्तों, इसका लेफ्ट ऑपरेंड इस बार है एक इंटीजर वेरिएबल। तो क्या होगा, तो ये ऑपरेटर अब अपना किरदार बदल लेगा। अब ये ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा दोस्तों। अब ये ऑपरेटर कैसे बिहेव करेगा, तो ये ऑपरेटर अब बिहेव करेगा एज ए बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये अपना बिहेवियर रखेगा एज ए बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ये ऑपरेटर है बिना पेंदे का लोटा, क्योंकि यहां पर हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये अपना बिहेवियर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कर सकता है। जब हमने यहाँ पर इस वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर इसे लिखा था कुछ इस तरह से, जब इसका लेफ्ट ऑपरेंड
था ये सीन ऑब्जेक्ट, तब हमारा ये ऑपरेटर कैसे बिहेव कर रहा था दोस्तों? तब ये ऑपरेटर बिहेव कर रहा था एज ए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका लेफ्ट ऑपरेंड क्या हुआ, यहाँ पर ये इंटीजर वेरिएबल हुआ, तो इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया और इसका बिहेवियर कैसा हो गया? एक बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह ये अपना बिहेवियर अब रखेगा, यानी कि अब ये एक डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये बिट वाइज राइट शिफ्टिंग करेगा। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह काम कर रहा था। ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जो भी वैल्यू कीबोर्ड से आ रही थी उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा था और असाइन कर रहा था वेरिएबल ए के अंदर। पर अब ये क्या करने वाला है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वाले इंस्ट्रक्शन में हम बात करें, तो ये ऑपरेटर कैसे एक्ट करेगा? अब ये ऑपरेटर एक्ट करेगा एज ए बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वेरिएबल ए के ऊपर। और कितने बिट से ये शिफ्टिंग करने वाला है यहाँ पर? तो एक बिट से शिफ्टिंग करने वाला है। इस बात की जानकारी हमने एज राइट ऑपरेंड दे दी है यहाँ पर कि कितने बिट पोजीशन से यहाँ पर शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए एक बिट पोजीशन से हर एक बिट को शिफ्ट कर दिया जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से शिफ्टिंग परफॉर्म होगी और शिफ्टिंग परफॉर्म होने के बाद क्या होने वाला है। तो साथियों मान लीजिए अगर हमारा क्लासिक कंपाइलर है, 16 बिट का कंपाइलर है, तो उसमें इंटीजर वेरिएबल की साइज होगी 16 बिट। तो 16 बिट के अंदर अगर 18 को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो किस तरह से ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा? तो साथियों कुछ इस तरह से 18 को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा 16 बिट के अंदर। अगर हम बात करें मॉडर्न कंपाइलर की, जहाँ इंटीजर की साइज 4 बाइट हो जाती है, यानी कि 32 बिट हो जाती है, तो 32 बिट में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा दोस्तों? तो जो आगे के 16 बिट्स होंगे, यहाँ इसके आगे के जो 16 बिट्स होंगे उनमें 0 आ जाएगा। पर यहाँ क्योंकि थोड़ा हमारे पास बोर्ड पर जगह की कमी है, तो इसलिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ जो हमारे इंटीजर की साइज़ है वो 16 बिट है, यानी कि 2 बाइट है। भाई हमें तो सिर्फ यहाँ समझना है कि किस तरह से बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना दोस्तों, वो कुछ इस तरह से हो रहा है। हमने लिखा हुआ है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर ए, फिर लगाया है हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर और फिर लिखा है 1 और फिर सेमीकोलन। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल ए है उसके जो बिट कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि उसका ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हर एक बिट को शिफ्ट कर दिया जाए राइट में। और राइट में शिफ्ट करना भी है तो कितनी पोजीशन से शिफ्टिंग करना है हर एक बिट की? सिर्फ एक बिट से ही, एक बिट पोजीशन से ही यहाँ पर हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करना है, यानी कि हर एक बिट को अपनी दाईं तरफ खिसका दो एक एक बिट पोजीशन से। तो किस तरह से शिफ्टिंग होगी साथियों? तो ये जो 0 है, जो कि यहाँ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर है, तो ये 0 आ जाएगा बाहर, ये बाहर हो जाएगा। और इस 0 की जगह कौन ले लेगा दोस्तों? ये 1 इस 0 की जगह ले लेगा। फिर इस 1 की जगह कौन लेगा साथियों? तो ये 0 इस 1 की जगह लेगा, फिर ये 0 अगले 0 की जगह लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये शिफ्टिंग होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं ए का जो भी बाइनरी कॉम्बिनेशन है, तो उसे एक एक बिट पोजीशन से राइट में शिफ्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा। जो वेरिएबल ए का बाइनरी कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जब हर एक बिट को अगर एक बिट पोजीशन से राइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह का नतीजा होगा। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हो जाएगी खाली। अगर आप देखिए, अगर हम हर एक बिट को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जहां यहाँ पहले 0 रहा होगा, तो ये 0 राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये 0 राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जगह क्या रह जाएगी? तो साथियों खाली हो जाएगी। तो अब इसे किससे भरा जाएगा? इसे खाली नहीं रखता है कंप्यूटर, इसे भर देता है एक बिट वैल्यू से। तो किस वैल्यू से भरेगा? 0 से भरेगा या 1 से भरेगा? तो यहाँ भरा जाएगा दोस्तों इस पोजीशन को 0 से। 0 से क्यों? तो कंप्यूटर यहाँ बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या चेक करता है कि जो भी पहले MSB यहाँ रहा होगा, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर कौन था? ये 0 था। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आएगा। ये 0 यहाँ पर था, तो ये शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, जिससे कि ये जगह हो गई खाली।
तो पहले यहाँ MSB पर कौन था, तो पहले यहाँ MSB पर 0 था। इसलिए अब जब इस वेकेंट पोजीशन को भरा जाएगा तो फिर से यहाँ पर क्या भर देगा कंप्यूटर, 0 ही भर देगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है कि किस तरह से ये बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसे जानने के लिए आप हमारा सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में वो वाला लेक्चर वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसके अंदर हमने बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को तसल्ली से पढ़ा है। तो दोस्तों रिजल्ट क्या हुआ, हर एक बिट को जब हमने राइट में शिफ्ट किया बाय 1 बिट पोजीशन तो रिजल्ट हुआ ये। अब आप देख सकते हैं हमें एक ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, ये वाला बिट कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों 9 को। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर 9। और ये 9 किस में असाइन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ए के बाइनरी कॉम्बिनेशन को एक बिट से राइट में शिफ्ट करने के बाद इस वैल्यू को असाइन कर दिया गया है वेरिएबल x के अंदर। तो ये 9 किस में असाइन हो जाने वाला है, वेरिएबल x के अंदर। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9। क्या a की वैल्यू में भी कोई चेंज होगा क्या दोस्तों, जी नहीं, a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने a के ऊपर ऑपरेशन जरूर परफॉर्म किया। जो a का बाइनरी कॉम्बिनेशन है उस पर हमने ऑपरेशन जरूर परफॉर्म किया, पर उसे हमने फिर से a में सेव नहीं किया, हमने रिजल्ट को किस में सेव कर दिया, वेरिएबल x के अंदर। तो x के अंदर तो 9 आएगा और a में तो अभी भी क्या ही रखा रहेगा दोस्तों, a में तो अभी भी 18 ही रखा रहेगा। हाँ, a की वैल्यू कब चेंज हो जाती है, अगर हम कहीं पर ऐसा लिख देते, अगर हम इस तरह से लिखते जैसे a फिर असाइनमेंट ऑपरेटर a राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1, अगर हम ऐसा लिख देते, अगर साथियों ऐसा स्टेटमेंट हम लिख देते, तो ऐसा स्टेटमेंट लिखने से क्या होता है कि a का जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है तो उसमें हर एक बिट पोजीशन से राइट में शिफ्ट हो जाती और फिर जो रिजल्ट हमें मिलता वो फिर से a में ही असाइन हो जाता। तो ऐसा करने पर तो a की वैल्यू 18 से 9 हो जाती। पर अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो रिजल्ट है उसे कहाँ असाइन किया है, x में असाइन किया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि a की वैल्यू भी 9 हो जाएगी, a की वैल्यू तो 18 ही रहेगी। पर हाँ, x के अंदर हमने जो रिजल्ट है, रिजल्टिंग बिट कॉम्बिनेशन है, उसको हमने x में असाइन किया, इसलिए आप देख सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ a इज 18। अब जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जरा बताएं दोस्तों आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, तो आउटपुट स्क्रीन पर अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन में क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां हमने आगे स्लेशन लगाया है। तो अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इज 9 और फिर इसके बाद हमने यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करा दी है 0। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद था वो यही देखना था अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग तरह से बिहेव कर लेता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा है एज ए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और अगर हम इस वाले इंस्ट्रक्शन में बात करें तो यहाँ पर ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा है एज बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और इसी चीज़ को C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम भी दिया गया है। और आगे जाकर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सुनकर थोड़ा अचरज हो रहा है या थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आगे जाकर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसे गहराई से डिस्कस करेंगे। अब चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स की आईडी को ओपन कर लिया है, इसमें मैं फाइल में चले जाता हूँ और फाइल में जाकर न्यू में जाकर मैंने एम्प्टी फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब हूबहू वही प्रोग्राम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब साथियों आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ एज इट इज टाइप कर दिया है, इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ फाइल में जाकर सेव फाइल एज पर मैं गया। यहाँ पर आप ध्यान दें सेव एज टाइप में ये जरूर चेक कर ले कि यहाँ C++ फाइल्स तो लिखा हुआ है ना। फिर इसके बाद इस प्रोग्राम का हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं extract.cpp। तो हमने यहाँ नाम दे दिया extract.cpp।
इसे यहाँ .cpp एक्सटेंशन से ज़रूर सेव करें दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को CPP के कंपाइलर पर यानी कि C++ के कंपाइलर पर कंपाइल करना चाहते हैं। तो इसे सेव कर दिया। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो पहिया है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पहिए पर क्लिक किया, तो जैसे इस पहिए पर हमने क्लिक किया हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। ये जो चक्र बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करने पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। तो यहाँ कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, ना कोई एरर है ना ही कोई वार्निंग है, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग का तीर है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और ये आउटपुट स्क्रीन हमारी निगाहों के सामने। तो यहाँ सबसे पहले मैसेज प्रिंट हो गया है, एंटर एन इंटीजर। तो हम एंटर कर लेते हैं 18। अब ये 18 जैसे ही हमने टाइप किया है, जैसे ही एंटर की हम प्रेस करेंगे तो ये 18 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, ये 18 वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की दोस्तों, तो ये 18 तो जाकर स्टोर हो गया ए के अंदर। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 18। तो आप देख सकते हैं साथियों हमने यहाँ पर 18 एज ए इंटीजर इंटर किया था। तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये जो वैल्यू थी 18 ये वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो गई। फिर आप देख सकते हैं अगले ही स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल ए के बिट कॉम्बिनेशंस पर यहाँ बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और हर एक बिट को राइट में शिफ्ट कर दिया गया विथ बिट पोजीशन 1। तो जो रिजल्टिंग बिट कॉम्बिनेशन था वो स्टोर कर दिया गया वेरिएबल एक्स के अंदर। तो वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई उसकी वजह से 9, पर वेरिएबल ए की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो रिजल्ट है ऑपरेशन का रिजल्ट है यहाँ से उसे वेरिएबल एक्स में सेव किया, ना कि वेरिएबल ए के अंदर। अगर वेरिएबल ए के अंदर सेव कर देते तो वेरिएबल ए की वैल्यू चेंज हो जाती। तो आप ये डाउट मत रखिएगा कि वेरिएबल ए की वैल्यू तो 9 हो जानी चाहिए थी ना। तो x की वैल्यू हो गई है दोस्तों यहाँ से 9 और a की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो गई है 18। और ये प्रिंटिंग वाला काम हमने यहाँ इन दोनों सी आउट्स के अंदर कर लिया था। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम भी आपके सामने है, आउटपुट भी आपके सामने है। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम यहीं पर करते हैं एंड। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।